नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट होम। तो आज के इस वीडियो में मैं असाइनमेंट DECE 2 का असाइनमेंट का सॉल्यूशन दे रही हूँ, जो 2020, 21 और 22 का है। तो इसमें पहले भाग में 7 प्रश्न है, दूसरे में क और ख भाग में एक एक आपको अभ्यास कार्य करना है। तो इसमें जो अभ्यास कार्य है वो आप पिछली ईयर वाले असाइनमेंट्स में देख सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट का पहला प्रश्न है, पोषण और स्वास्थ्य शब्दों के अर्थ बताइए और इनके बीच अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। तो अब हमें पहले लिख देना है पोषण और स्वास्थ्य क्या है। दोनों ही शब्द भिन्न भिन्न है, बट इनका जो आशय थोड़ा थोड़ा अलग है, पर इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। अब पोषण क्या है, हमें पहले ये लिख देना है। पोषण शरीर को पोषित करने वाली विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम शरीर में भोजन के सेवन, पाचन, अवशोषण व उपयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। अब नीचे लिखेंगे स्वास्थ्य क्या है। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा है पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक संतुलन की अवस्था है, केवल रोग या अपंगता का अभाव नहीं। मतलब अगर हमें रोग या अपंगता नहीं है तो ही हम स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि क्या है कि हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ हैं, ये होना चाहिए। स्वास्थ्य की परिभाषा ये होती है। तो इस प्रकार दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, लेकिन इनका आपस में घनिष्ठ संबंध है। भोजन से हमें पोषण मिलता है और बिना पोषण स्वस्थ रहना बहुत ही मुश्किल है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा अगर वह सही मात्रा में पोषणात्मक भोजन ग्रहण करे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण आवश्यक है। अतः हमारे द्वारा खाया जाने वाला भोजन न केवल पौष्टिक हो, बल्कि साफ, स्वास्थ्यप्रद और रोगाणु मुक्त भी होना चाहिए। नहीं तो उसे ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है वह बीमार भी हो सकता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न होती है वह अल्पपोषण, कुपोषण या अतिपोषण कहलाती है। जैसे शरीर में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी अल्पपोषण कहलाएगी, और इनकी अधिकता अगर शरीर में हो गई तो वो है अतिपोषण। और जो अतिपोषण, अल्पपोषण दोनों ही चीज है ना, वो कुपोषण से संबंधित है। मतलब दोनों का अर्थ ही कुपोषण है। अल्प पोषण में प्रोटीन, ऊर्जा की कमी, विटामिन ए की कमी, एनीमिया, गलगंड आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी भारत में बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके अभाव में आंखों की रोशनी चली जाती है, या जो आप आगे पढ़ेंगे जीरोपैथेलमिया जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण वो हो जाता है आंखों में। वहीं जब मनुष्य दैनिक उपयोग की ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा ग्रहण करता है तो शरीर में वसा जम जाती है और शरीर में मोटापा व अन्य रोग बढ़ने लगते हैं। इस प्रकार अगर अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हमें ना अच्छा पोषण अत्यावश्यक है। अब दूसरा प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित के कार्यों का वर्णन कीजिए और 2 अच्छे स्रोत बताइए। पहला कार्बोज, दूसरा वसा। अभी कार्बोज का बताना है हमें। कार्बोज का अर्थ उन सभी कार्बनिक यौगिकों के समूह से है जो कि आवश्यक रूप से 3 तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से बने होते हैं। कार्बोज को 2 भागों में बांटा गया है, उपलब्ध कार्बोज और अनुपलब्ध कार्बोज। अभी उपलब्ध कार्बोज क्या है, ये शरीर को ऊर्जा देने के लिए भोजन के साथ पच जाते हैं और शरीर में ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाते हैं। वहीं जो अनुपलब्ध कार्बोज हैं वो पच नहीं पाते और शरीर के द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं। अब कार्बोज के क्या क्या कार्य हैं। पहला, ऊर्जा प्रदान करना, यह इसका प्रमुख कार्य है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर की 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और बाद के लिए संग्रहित भी कर लेता है। दूसरा क्या कार्य है इसका, प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। यह प्रोटीन की खपत को कम करता है ताकि वह बचा रह सके। तीसरा, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। चौथा, वसा के उपयोग में सहायता करना। पांचवा, भोजन को स्वाद प्रदान करना, पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना, भूख शांत करना, मल निष्कासन में सहायक, रोगों से रोकथाम में सहायक। अभी इसके खाद्य स्रोत क्या क्या है। कार्बोज के 2 प्रमुख खाद्य पदार्थ निम्न है, अनाज व मिलेट।
मोटे अनाज, जड़, मूल, कंद। अगर आप लोगों को इसे ना थोड़ा बड़ा करना है तो अनाज, मोटे अनाज, इन सब में ना आप इनके नाम भी लिख सकते हो। जड़, मूल, कंद में जैसे आलू वगैरह ये लिख सकते हैं, आलू, शकरकंदी, ये चीजें हम इसमें लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। अभी दूसरा क्या है, वसा। वसा क्या है? वसा या लिपिडिस या लिपिडस भोजन में पाए जाने वाली वह चिकनाई है जिसके लिए हमें जंतु एवं वनस्पति दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख कारक है। जो 1 ग्राम वसा होते हैं उसमें 9 कैलोरी प्राप्त होती हैं, इसलिए यह शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्य क्या क्या है? वसा के निम्नलिखित कार्य हैं। सेम वही, पहला ऊर्जा का स्रोत। यह ऊर्जा का स्रोत है क्योंकि 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी मिलती है, अतः यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का संग्रह करता है। यह ऊर्जा के रूप में शरीर में संग्रहित हो जाती है ताकि जरूरत के समय यह काम आ सके। शरीर का तापमान नियंत्रित करना, विटामिन के अवशोषण में सहायक, शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, वसा वृक्क, हृदय आदि की सुरक्षा करती है। अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करती है। वसा से ना भूख जल्दी नहीं लगती है अगर शरीर में वसा अधिक है तो। प्रोटीन की बचत करना, यह प्रोटीन को ऊर्जा उत्पादन में रोककर उसकी बचत करता है। भोजन स्वादिष्ट बनाना, अमाशय व आंत्र मार्ग को चिकना बनाए रखना। अभी इसमें क्या करना है, जैसे उसमें बताया था अगर इनको बड़ा करना है तो जैसे पॉइंट दिए गए इनमें आप 1-1, 2-2 लाइन लिख सकते हैं कि विटामिन के अवशोषण में सहायक, तो आप इसके अंदर ऐसे लिख सकते हो कि प्रोटीन, विटामिन, इसके अंदर लिख सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में विटामिन के अवशोषण में सहायता करता है ताकि वो जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाए। तो इस तरह से 1-1, 2-2 लाइन हर किसी में ऐड कर दोगे तो आपका आंसर बड़ा हो जाएगा। बाकी ये आंसर लिखोगे तो इनफ है। अब इसके कार्य क्या क्या है, स्रोत क्या क्या, स्रोत है। वसा के 2 प्रमुख स्रोत है, पशुजन्य साधन और वानस्पतिक। पशुजन्य वाले कौन से? दूध, मांस, मछली, अंडे का पीला भाग, दूध से बने पदार्थ, ये सब पशुओं से हमें मिलते हैं। अब वानस्पतिक यानी पेड़ पौधे वनस्पति से मिलते हुए अलसी, सरसों, मूंगफली, बिनौला, तिल आदि, यानी कि जो भी वानस्पतिक साधन जिनमें तेल हो ना, तेल निकलता हो, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट तीसरा, संतुलित आहार से क्या तात्पर्य बताइए। संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा व समानुपात में हो जिनमें कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन व अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो पाए। साथ साथ पोषण तत्वों का अधिक मात्रा, ताकि जो पोषण तत्व है वो अधिक मात्रा में मिले, ताकि जब हमारे शरीर को इनकी जरूरत हो तो अपर्याप्त मात्रा में अगर भोजन मिले उस टाइम तो वो ये सब पूरी जरूरतें ना पूरी कर पाए, इतना एक्स्ट्रा में लेना चाहिए। वही आहार संतुलित आहार है। संतुलित आहार की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? संतुलित आहार में विभिन्न खाद्य वर्ग सम्मिलित होते हैं। संतुलित आहार में भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। संतुलित आहार में व्यक्ति को सभी पोषक तत्व मिल जाते हैं, अतः इसके लिए प्रत्येक खाद्य पदार्थ का चुनाव करते समय ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आहार में सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति हो। दूसरा, जो संतुलित आहार है उसमें पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। संतुलित आहार में सही मात्रा में व सही अनुपात में खाद्य पदार्थों का चुनाव किया जाता है ताकि शरीर के लिए जो भी पोषक तत्वों की जरूरत है वह पूरी की जा सके। किसी व्यक्ति को अपनी पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कितना भोजन लेना है यह जो है वो उसके पोषक तत्वों की प्रस्तावित दैनिक मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि जो दिन में वो कितना खाता है ना उसके ऊपर। तीसरा, अपर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने पर उस अवधि में संतुलित आहार अतिरिक्त पोषण तत्व प्रदान करता है। अगर हम ना कभी जैसे सही मात्रा में संतुलित आहार लेते हैं बट कई बार क्या होता है हमें कुछ डेली जो चाहिए विटामिन, प्रोटीन वो नहीं मिल पाते हैं और कभी हम थोड़ा अधिक ले लेते हैं, तो अगर हम संतुलित आहार लेंगे ना तो वो अधिक मिल जाएंगे और हमारे शरीर में ना संचित हो जाएंगे। तो इसमें वही बताया गया है कि अगर वो इकट्ठा रहेंगे तो अगर कभी हमें वो पदार्थ नहीं मिल पाए ना पोषक तत्व तो ये उस टाइम काम करता है। इस प्रकार संतुलित आहार हमारे लिए अत्यावश्यक है। अभी तीसरे का ख आ गया।
संतुलित आहारों की योजना बनाने में सम्मिलित किन्हीं 2 कारकों का वर्णन कीजिए। अब पहले हम लिखेंगे संतुलित आहार वह भोजन है जो हमारे शरीर में सभी पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। अतः आहार योजना चाहे एक साधारण परिवार की हो या किसी भव्य समारोह की, इसे नियोजित करते समय कुछ कारकों को ध्यान में अवश्य रखा जाता है जो अत्यावश्यक है। अतः आहार नियोजन या आहार की योजना बनाते समय जो कारक इसमें सम्मिलित होते हैं वे निम्न प्रकार हैं। तो हमें इसमें 2 लिखने हैं। तो पहला है पौष्टिकता की दृष्टि से पर्याप्त होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहली बात है, ये जरूरी भी है कि अगर खाना पौष्टिक होगा तभी हमारे लिए वो पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो आहार ऐसा होना चाहिए जिससे परिवार में सभी सदस्यों की पौष्टिकता अथवा पोषक तत्वों की दृष्टि से संपूर्ण हो। एक परिवार में सभी व्यक्तियों का पौष्टिक जो जरूरतें हैं अलग अलग होती हैं, अतः आहार में सभी खाद्य वर्गों का चुनाव करना चाहिए ताकि प्रत्येक की जरूरतें पूरी हो जाएं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे एक परिवार में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग चीजें बने। हम अगर सारे खाद्य वर्ग शामिल कर लेंगे तो वो हर किसी के लिए, हर उम्र के लिए, हर तरह के लोगों के लिए वो सही रहेगा। भिन्न भिन्न भोजन पकाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि आहार ऐसा हो जिसमें कुछ खाद्य पदार्थों की कमी और कुछ में अधिकता हो। वृद्धि के दौरान आहार में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। जैसे अधिक वजन वाले व्यक्ति को सलाद देना हो ना, तो अब हम ऐसे कर सकते हैं कि जो जिसमें ज्यादा वजन है तो हम उसे प्लेन सलाद काट के दे देंगे जो उसके लिए सही रहेगा, और जिसमें कम वजन है तो उसे सलाद के ऊपर ड्रेसिंग कर सकते हैं क्रीम वगैरह डाल के और उसके अंदर कुछ फ्रूट्स मिला के। इस टाइप से हम थोड़ा उसको और पौष्टिक बना सकते हैं। तो सलाद चीज एक ही है लेकिन उसने दोनों के कम वजन वाले और अधिक वजन वाले दोनों का काम कर दिया। तो इस प्रकार हम ना ये ध्यान रख सकते हैं पौष्टिकता का। आर्थिक पहलू यह भी एक प्रमुख कारक है क्योंकि आय का एक बड़ा भाग ना आहार पे व्यय किया जाता है, क्योंकि हम सब कमाते किस लिए, पेट भरने के लिए, और खाना पौष्टिक हो तो इसलिए इसके लिए हम लोग खर्च भी करते हैं, इसलिए ज्यादातर पैसा उसी पे हम खर्चते हैं। अतः आहार योजना करते समय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है। एक मध्य आय का व्यक्ति अधिक महंगे खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकता, पर कुछ हद तक वह अपनी पसंद के अनुसार खाद्य ले सकता है। उच्च आय का व्यक्ति सभी खाद्य वर्गों पर व्यय कर सकता है, परंतु निम्न आर्थिक स्थिति में संभव नहीं है, तो जो उनके पास है वो ही लेना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब वो व्यय नहीं कर सकते तो उन्हें पौष्टिक खाना नहीं मिल सकता। वो ना अपनी जरूरतों को, जैसे जो चीज उनके पास अवेलेबल है, जैसे अनाज, दालों का मिश्रण, खिचड़ी, रोटी, मौसमी सब्जी, मट्ठा, गुड़, अचार, चटनी, इन चीजों को भी आहार में शामिल करेगा तो ये सारे अलग अलग खाद्य वर्ग से होती हैं, तो ये सारे के सारे उनके लिए हेल्दी फूड बन जाएगा। अभी प्रश्न संख्या 3 का ग पार्ट आ गया। गर्भवती महिला के लिए दोपहर के खाने की संतुलित सूची सुझाइए। जो गर्भवती है उसे ना अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, तो आहार में उसका अनाज, जड़, कंदमूल, गुड़, चीनी आदि देने चाहिए। मांस, अंडे आदि से गर्भवती स्त्री की प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। गर्भवती स्त्री के लिए दोपहर के खाने के लिए अनुसूची बनाते समय हमें उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही खाद्य पदार्थों का चयन करना होगा ताकि उनको और जो गर्भ में ना जो शिशु है उन्हें सही मात्रा में ऊर्जा, प्रोटीन या जो भी पोषक तत्व है वो सब मिल सके। अब इसके लिए हम सूची बनाएंगे संतुलित आहार की। तो हमें दोपहर का आहार देना है तो उसी हिसाब से बनाना है, हमें एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हमसे पूछा गया सिर्फ दोपहर का आहार। दोपहर के आहार में हमारा एक अनाज रहेगा, कितना, 20 ग्राम आटा, गेहूं का आटा रहेगा, 40 ग्राम चावल रहेंगे। तो उससे क्या बनाएंगे हम, मेन्यू सूची लिख देंगे, उससे हम बनाएंगे आटे से चपाती और उससे चावल से जीरा राइस बन जाएगा। दूसरा हम क्या देंगे, जड़ और कंदमूल चाहिए तो उसके लिए हम 60 ग्राम आलू, ये हो जाएगा। उसकी हम बना देंगे सब्जी आलू पालक, वो लिख देंगे हम इसमें मेन्यू। चीनी व गुड़ में 10 ग्राम चीनी रहेगी, उसका हम कस्टर्ड बनाएंगे, उसमें उसे मिला के दे सकते हैं। वसा व तेल कितना होना चाहिए, 10 ग्राम होना चाहिए, जो 2 टीस्पून होता है लगभग उतना। दूध या दही वो 125 ml यानी लगभग आधा ग्लास
दूध या दही कुछ भी खाने के साथ वो लें। हरी पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, जैसे पालक कटा हुआ या कुछ भी हरी सब्जी कटी हुई। अब इसका हम बना सकते हैं सलाद दे सकते हैं। आलू पालक की सब्जी, जैसे पालक हुआ तो मिक्स करके दे देंगे। अन्य सब्जियां 80 से 100 ग्राम के लगभग होनी चाहिए। 2-3 फली, छोटी गाजर, इन सब का हम ना सलाद बना के दे सकते हैं। इस सूची से महिला को पूर्ण स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आहारी नियोजन किया जाता है, ताकि ना उसे हर खाद्य वर्ग के सारे पदार्थ मिल जाएं। अभी नेक्स्ट है हमारा प्रश्न संख्या 4। बाल्यावस्था के दौरान 4 पोषण संबंधी विसंगतियों को सूचीबद्ध कीजिए। अब बाल्यावस्था के दौरान प्रमुख रूप से 4 पोषण संबंधी विसंगतियां देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जीरोपैथैल्मिया, विटामिन ए की कमी यानी कि एनीमिया, लोह तत्वों की कमी, आयोडीन की कमी से होने वाली विसंगतियां। अब पहला है हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। ये क्या होता है? यह प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से उत्पन्न होता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में बच्चे की लंबाई अपनी आयु के सामान्य बच्चों से कम होती है। पूरे शरीर का या जो शरीर के कुछ अंगों की बनावट में होने वाले परिवर्तन को उस रोग विशेष के नैदानिक लक्षण कहा जाता है। इसके प्रमुख लक्षण है मरासमस, सूखा रोग, क्वाशियोकर आदि। यह बच्चे के विकास में अवरोधन पैदा करता है। दूसरा जीरोपैथैल्मिया यानी विटामिन ए की कमी। अब जीरोपैथैल्मिया क्या है? यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें आंखों से संबंधित विसंगतियां होने लगती हैं, यानी कि ना बच्चे को जिसको भी ये रोग होता है ना, तो धीरे धीरे करके कभी आंख में एक प्रॉब्लम, दूसरी पे कोई भी प्रॉब्लम होती रहती है, तो ये बढ़ता रहता है। ये विटामिन ए की कमी से होता है। कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? रतौंधी, जीरोसिस, बिटोट बिंदु, कॉर्निया का सूखना आदि। अब आहार में ना अगर विटामिन ए की खुराक दी जाए बच्चे को, या आहार में विटामिन ए को बढ़ा दिया जाए ना, तो इससे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। लेकिन अगर उसमें कमी रही तो फिर इस रोग को बढ़ावा मिलता है। और यह भारत में ना अंधता का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। एनीमिया, एनीमिया क्या है? यानी कि लोह तत्वों की कमी। अब इसका अधिक प्रचार प्रसार जो निम्न आर्थिक वर्ग के लोग हैं ना, उन स्त्रियां हैं, उनमें ज्यादा पाया जाता है। 15 से 45 वर्ष की लड़कियों व स्त्रियों में भी यह पाया जाता है। इसमें रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य से काफी कम हो जाती है। यह गर्भवती स्त्रियों में 60 से 70% महिलाओं में होता है। जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट है, तो उसमें 60 या 70% महिलाओं में ये मिलता ही है एनीमिया। यह गंभीर परिणाम दे सकता है। अब क्या है, जब एनीमिया रहेगा तो गर्भवती स्त्री को भी बीमारियां हो सकती है, और फिर अगर उसमें किसी चीज की कमी रह गई तो फिर बच्चे पर भी, गर्भ पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए ये गंभीर परिणाम दे सकता है। आयोडीन की कमी से होने वाली जो विसंगतियां हैं वो लिखना है हमें। यह एक गंभीर पोषण समस्या है। इसमें अपंगता तक आ सकती है। यह विसंगति बचपन से लेकर वयस्कावस्था या जीवन पर्यंत प्रभावित करती है। जैसे अगर हमें कोई भी एक प्रॉब्लम हो गई तो क्या होता है कि वो हमें धीरे धीरे, हम बड़े होंगे या फिर हम जिंदगी भर हमारे साथ वो प्रॉब्लम रह सकती है। जैसे थायराइड इसी का परिणाम है। गलगंड, क्रेटिनता आदि इसी के परिणाम है। जैसे थायराइड है, थायराइड का फिर लगातार दवाइयां लेते रहो। कईयों का नॉर्मल हो जाता है, कईयों का नहीं होता। अब प्रश्न संख्या 4, आपके द्वारा सूचीबद्ध की गई किन्हीं एक विसंगति के कारण लक्षण व रोकथाम का वर्णन कीजिए। तो हम इसमें जीरोपैथैल्मिया का वर्णन करेंगे। जीरोपैथैल्मिया क्या है? जीरोपैथैल्मिया एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें आंखों में परिवर्तन होने लगते हैं। इसे शुष्काशिपाक भी कहते हैं। भारत में 150 लाख अंधे लोगों में से लगभग 1/3 लोग इसी बीमारी से अंधे हुए हैं। यानी कि जितने भी लोगों को आंखों की प्रॉब्लम है, उसमें से 150 लाख लोगों को जीरोपैथैल्मिया की वजह से दिक्कत है। वैसे तो यह बीमारी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है, परंतु 3 से 4 वर्ष के बच्चों में यह बीमारी ज्यादा मिलती है और भयंकर भी होती है। इसके नैदानिक लक्षण निम्नलिखित हैं।
अभी जीरोपैथेलमिया क्या है? जीरोपैथेलमिया एक ऐसी बीमारी है, जीरोपैथेलमिया एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें आंखों में परिवर्तन होने लगते हैं। इसे शुष्काशिपाक भी कहते हैं। भारत में 150 लाख अंधे लोगों में लगभग 1/3 लोग इसी बीमारी से अंधे हुए हैं। वैसे तो यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, परंतु 3 से 4 वर्ष के बच्चों में यह बीमारी ना ज्यादा मिलती है और भयंकर भी होती है। इसके नैदानिक लक्षण निम्न प्रकार है। अब क्या है कि हमारे इंडिया में जितने भी अंधे लोग हैं उसमें से जो 150 लाख अंधे लोग हैं उसमें से लगभग 1/4 लोग जीरोपैथेलमिया के कारण ही अंधे हुए हैं या उनको कोई ना कोई जीरोपैथेलमिया की शिकायत है। अब इसके नैदानिक लक्षण कौन कौन से हैं? रतौंधी, रतौंधी अर्थात रात का अंधापन, यह जीरोपैथेलमिया का प्रारंभिक लक्षण है। इसमें व्यक्ति को कम रोशनी और अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। इसे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, परंतु सबसे ज्यादा इसे रतौंधी कहा जाता है। दूसरा कंजेक्टिवा जीरोसिस या कंजेक्टिवा का सूखना। अब ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है सूखना, इसलिए इसका नाम कंजेक्टिवा का सूखना रखा गया है। हमारी आंखों को ढकने वाली बाहरी पतली पारदर्शी परतदार सफेद और आर्द्र रंग की होती है वो परत, परंतु जीरोपैथेलमिया में यह कंजेक्टिवा जो होती है वह बदरंग, सूखी और चमकहीन हो जाती है और कई बार तो आंसू भी इसे गीला नहीं कर पाते और इतनी सूख जाती है। तो ये एक बीमारी है, ये भी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा बिटोट बिंदु। बिटोट बिंदु में क्या होता है? इस बीमारी में कंजेक्टिवा में सफेद भूरे रंग के त्रिभुज आकार के सूखे धब्बे दिखाई देने लगते हैं और आंखों कानों की तरफ बढ़ी हुई आंखें जो होती है ना कानों की साइड बढ़ी हुई दिखाई देने लगती है। कभी कभी जैसे काजल लगाते हैं तो यह स्पॉट जो काजल का रंग ले लेता है और काला दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या काफी मतलब बच्चों को काजल लगाने की ये कहते हैं ना प्रचलन है। छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं और अगर छोटे बच्चे या लड़कियां भी काफी लगाती है काजल, तो उन्हें अगर ये जो बिटोट बिंदु की प्रॉब्लम है तो काजल क्या करता है? काला रंग दे देता है उस त्रिभुज के आकार को और काला दिखाई देता है। यद्यपि यह शुरुआती लक्षण अंधता नहीं है, परंतु चेतावनी है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अंधता हो जाएगी। कॉर्निया का सूखना। चौथा, कंजेक्टिवा की भांति कॉर्निया भी आर्द्र और चमकदार होता है। विटामिन ए की कमी के कारण यह सूख जाता है और कांच के चूरे जैसा दिखाई देता है। इसका उपचार तुरंत विटामिन ए की खुराक देकर किया जाना चाहिए। अगर समय पर इसका उपचार सही से नहीं हुआ तो आंखों में अल्सर बन जाते हैं और सूखकर पपड़ी बनकर उतरते हैं और उस जगह ना सफेद सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि फिर बाद में मोतियाबिंद या ल्यूकोमा कहलाते हैं। एक शालापूर्व बच्चे की मां को जीरोपैथेलमिया के उपचार के लिए हम निम्न सलाह देंगे। ये हमें इसमें खैर लिखना नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि बच्चे को जो सेहत है उसका ध्यान रखना चाहिए। इस बीमारी का कारण है विटामिन ए की कमी, तो विटामिन ए की खुराक दिलवाएं। हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, चौलाई, पीले नारंगी सब्जियां, फल, सीताफल, गाजर, पपीता, नारंगी आदि जो भी चीजें विटामिन ई देती हैं वो सबका सेवन बच्चे के लिए जरूरी है। उनको ये समझाना है। साथ साथ हर 6 माह के बाद विटामिन ए की खुराक दिलवानी चाहिए। सरकार ने भी इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। दवा आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्वास्थ्य केंद्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और जैसे भी संभव हो विटामिन ए की पूर्ति की जानी चाहिए ताकि जीरोपैथेलमिया को रोका जा सके। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न आ गया, वृद्धि अनुवीक्षण की परिभाषा बताइए। छोटे बच्चे में वृद्धि की निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले जो वृद्धि चार्ट है उसका वर्णन कीजिए। वृद्धि अनुवीक्षण क्या है? वृद्धि अनुवीक्षण या अनुवीक्षण का अर्थ है निगरानी रखना। वृद्धि अनुवीक्षण का आशय क्या है? वृद्धि की नियमित जानकारी रखना। एक निर्धारित समय में या उस दौरान भार में परिवर्तन पर निगरानी रखना वृद्धि अनुवीक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत नियमित रूप से भार लेना, भार को ग्राफ पर अंकित करना, बच्चे के वृद्धि परिवर्तन का विश्लेषण करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इससे मिले परिणामों द्वारा मां को उचित सलाह देकर उपचार के तरीके बताकर अनुवृत्ति कार्यवाही करी जा सकती है। समन्वित बाल विकास सेवाएं
कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत, या जो आंगनबाड़ी होते हैं ना उसके अंतर्गत वृद्धि अनुवेक्षण की परिभाषा निम्नलिखित है। वृद्धि अनुवेक्षण वृद्धि का नियमित रूप से मापन है जिससे माता पिता अपने बच्चे में वृद्धि के होने या न होने का पता लगा सकते हैं तथा बच्चों को नियमित रूप से वृद्धि के लिए, उसे स्वस्थ रखने के लिए उचित व व्यावहारिक सलाह या निर्देशन दे सकते हैं। अभी छोटे बच्चों में क्या है, बार बार रोग या संक्रामक जो संक्रमण है उसकी पहचान के लिए वृद्धि अनुवेक्षण जरूरी है। इसके रिकॉर्ड के लिए वृद्धि चार्ट का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि चार्ट में भार को आयु के अनुरूप अंकित किया जाता है ताकि ग्राफ पर वृद्धि मानक भार से तुलना कर सके। अतः समय समय पर भार में आए परिवर्तनों को अंकित करना, व्याख्यायित करने की जो साधन होता है वह वृद्धि चार्ट कहलाता है। वृद्धि चार्ट किस तरह का होता है, बाईं तरफ एक कॉलम होता है जिसमें बच्चे का नाम, लिंग, माता पिता का नाम आदि लिखा जाता है। लंबवत खड़ी रेखाओं में बच्चों की आयु को दर्शाया जाता है। क्षैतिज या तिरछी रेखाएं और भार को दर्शाती है। चार्ट पर बच्चे के वजन व उम्र के अनुसार वक्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। यदि बच्चे का भार कम हो तो वह मंद या मध्यम कुपोषण माना जाता है और मानक भार से 50% से कम वजन हो तो वह गंभीर कुपोषण माना जाता है। इस प्रकार चार्ट में वृद्धि से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित की जाती है ताकि समय रहते बच्चे में जो भी संक्रमण या कमियां हैं उनकी भरपाई की जा सके। अब ना वृद्धि चार्ट देखो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना और आप ये बना सकते हो वृद्धि चार्ट। तो इसमें सारी चीजें अंकित है, वजन, भार, आयु और ऊपर ये इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अभी हमारा प्रश्न संख्या 6 आ गया। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखिए। खाद्य वर्ग और उनका प्रयोग। पहला खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो कई खाद्य पदार्थ ना ऐसे होते हैं जो एक ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उनका कार्य भी लगभग समान होता है, जैसे दूध, अंडा, मांस आदि। ये सारे के सारे प्रोटीन देते हैं। अतः इनको जब भी साथ में खाएंगे तो इनको जो भी हम ग्रहण करेंगे ना तो ये जो भी पोषक तत्व देते हैं उनकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाएगी और किसी दूसरे की कम हो जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए खाद्य वर्गों का निर्धारण जरूरी हो जाता है। भोजन के 3 प्रमुख शरीर क्रियात्मक कार्य हैं। पहला, ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायक और रोगों से बचाव व शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। इसी आधार पर 3 खाद्य वर्ग बनाए गए हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला खाद्य वर्ग है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। इसमें कौन कौन से? इस वर्ग में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थ आते हैं। पहला, कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ, कै, अनाज, जड़ व कंदमूल। अब कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ ये ख में आएगा, चीनी, गुड़ आदि। तीसरा, वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ जैसे वसा, तेल या फिर वो सारे अनाज जिनसे तेल निकलता है ना वो वाले। अब इसका कार्य व प्रयोग क्या है? इससे कार्बोज व वसा प्राप्त होते हैं। अनाज में कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण भी मिल ही जाते हैं। घी, तेल में भी कुछ वसा, विलय, विटामिन मिलते हैं। अतः इस खाद्य वर्ग का प्रयोग मुख्यतः कार्बोज, ऊर्जा आदि के लिए होता है। वर्ग 2, शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ। इस वर्ग में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ आते हैं। इनमें निम्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से? दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, मांस व मांस से बने पदार्थ, अंडे, दालें, मछली, गिरीदार फल व तिलहन। इस वर्ग का खाद्य वर्ग का प्रयोग शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा वर्ग कौन सा? रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य वर्ग। ये कौन कौन से हैं? खनिज, लवण, विटामिन से परिपूर्ण जो होते हैं ना वो वाले। अब इनके अंदर कौन कौन से? पीले नारंगी फल, सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी, अन्य फल, केला, आलू बुखारा आदि। सब्जियां कौन कौन सी? हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों। पीले नारंगी रंग की सब्जियां जैसे गाजर, सीताफल। अन्य सब्जियां भिंडी, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी आदि। ये सब खाद्य पदार्थ जो बीटा कैरोटीन, विटामिन सी व खनिज लवण के
स्रोत होते हैं। प्रश्न 6 का ख भाग है स्तनपान कराने के लाभ। अब क्या क्या कहा जाता है कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। स्तनपान कराने के अनेक लाभ है जो निम्नलिखित हैं। पहला, माता को जन्म के जो 3-4 दिन तक जो पीला द्रव रूपी दूध निकलता है वह शिशु को जरूर पिलाना चाहिए। यह बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसके निम्नलिखित फायदे, इसके क्या क्या फायदे हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे जीवन रक्षक गुण प्राप्त होते हैं। इसे जीवन रक्षक गुण होते हैं, यानी बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। यह रोग प्रतिरोधक कारक व श्वेत रक्त कणिकाएं जो होते हैं इसमें काफी मात्रा में होते हैं। इसमें वृद्धि कारक पदार्थ भी होते हैं। दूसरा, स्तनपान का क्या महत्व है। माँ का दूध संपूर्ण व संतुलित आहार है। इससे शिशु को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। माँ का दूध बच्चे के कोमल पाचन तंत्र के अनुकूल होता है। इसमें लैक्टाब्यूमिन प्रोटीन होता है जो शिशु आसानी से पचा सकता है। चौथा, माँ का दूध बच्चे के अंगों की परिपक्वता के लिए लाभदायक है। उसके बाद इसमें मिलावट नहीं होती है, शुद्ध होता है, क्योंकि ये ना सीधा माँ पिला रही है तो ये शुद्ध होता है। माँ का दूध आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि इसे ना कहीं से खरीद के नहीं लाना पड़ता पैसे दे के। शिशु को संक्रमण व भोजन से होने वाले संक्रमण से रक्षा करता है, कि बच्चे को अगर हम बाहर का दूध या खाना ना खिलाएंगे तो बच्चा बीमार हो सकता है, उसमें कुछ मिलावट हो ना, और ऐसे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि शुद्ध दूध है। आप इन पॉइंट के अंदर भी एक एक दो दो लाइनें इन्हीं लाइनों की, इन पॉइंट की एक एक दो दो लाइनें मिला के लगा सकते हैं अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। स्तनपान से माता व शिशु दोनों में भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि जैसे माँ ना गोद में लेती है बच्चे को, गोद में लेके दूध पिलाती है, उससे बात करती है, तो इस तरह से ये भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं। इस प्रकार माँ के दूध अर्थात स्तनपान के अनेक लाभ हैं। अभी छठे का ग भाग है गर्भावस्था के दौरान खतरे के कारक। गर्भावस्था के दौरान स्त्री के अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इस समय गर्भवती स्त्री को इस अवस्था के दौरान सिखाया जाता है कि अगर उसे कुछ खतरे के कारक या चिन्ह दिखाई दे तो वह तुरंत उनका उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। इन खतरों के कारकों से उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी जानकारी शीघ्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता को या डॉक्टर को देनी चाहिए। अब ये खतरे के कारक क्या क्या है। गर्भावस्था के दौरान योनि से रक्त स्राव, चाहे वह कितना कम हो या ज्यादा हो ना, तुरंत ज्यादा हो तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते, कम में नहीं जाते, तो ये सही नहीं है। दूसरा, चेहरे व अंगुलियों में सूजन, दृष्टि से अस्पष्टता, चेहरे व अंगुलियों में सूजन, दृष्टि में अस्पष्टता, पेट में दर्द रहना, शीत व ज्वर रहना, निरंतर सिर में तेज दर्द रहना, योनि से अचानक तरल पदार्थ का बहना, आंखों में पीलापन आ जाना, लगातार उल्टी आना, गर्भ का हिलना डुलना रुक जाना। अब गर्भावस्था में उच्च खतरे वाली गर्भवती स्त्री जो होती है ना, जिसको शुरू से डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको इस पे अधिक ध्यान देना होता है ताकि समय रहते माँ व गर्भ दोनों को सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रयास किए जा सके, दोनों की जान बचाई जा सके ना, इसलिए। अब इसका घ पार्ट है ICDS के दौरान प्रदान की जा रही सेवाएं। अब इसमें ना कंफ्यूज ही होना है, कई सोचते हैं ICDS क्या है। ये हमें अगर कोई पूछे ना एग्जाम में, आंगनबाड़ी के कार्य या आंगनबाड़ी के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाएं, ये सेम आंसर आएगा। तो हमें लिखना है ICDS यानी समन्वित बाल विकास सेवा एक पूरक आहार कार्यक्रम है। इसका प्रारंभ 1975 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य सभी सेवाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराना है और माँ व शिशु को एक जैविक इकाई के रूप में देखना है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली जो सेवाएं हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला, पूरक पोषण। ये सेवा प्रमुख रूप से किस लिए है, प्रमुख क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी जो निर्धन घर के बच्चे व गर्भवती स्त्रियां, स्तनपान कराने वाली महिलाएं ना, इसकी पहचान करें। अब इसमें जरूरी नहीं गरीब हो, गरीब ना हो और वो गर्भवती हो, बट साधारण परिवार से हो, वो भी आंगनबाड़ी से सेवाएं ले सकती है। इनका सर्वेक्षण किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में पूरे साल पूरक आहार बनाया जाता है ताकि गर्भवती जो महिला है उसे और शिशु या बच्चे को पोषण की कोई भी कमी ना हो। भिन्न भिन्न राज्यों में पूरक आहार भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हरियाणा में है
तो यहाँ का कोई भी खाद्य पदार्थ मिलेगा या बटेगा। अगर राजस्थान में है तो वहां का कोई लोकल, या हर जगह हिमाचल में है तो वहां का कोई लोकल। तो ये सब अलग अलग इसमें भिन्नता होती है। इसके अंतर्गत पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया जाता है। पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, लौह तत्व, फोलिक अम्ल की जो गोलियां ना वो मिलती है, आयोडीन युक्त नमक आदि भी इसके तहत दिया जाता है। बच्चों का और गर्भवती का भार भी मापा जाता है ताकि कुपोषण का पता लगाया जा सके। टीकाकरण, अब इसमें टीकाकरण भी होता है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जो टिटनेस के टीके लगते हैं ना वो लगाए जाते हैं। सभी शिशुओं को संक्रामक रोग जैसे टिटनेस, काली खांसी, गलघोटू, पोलिया, क्षय रोग आदि के प्रतिरोधी टीके लगाए जाते हैं। खसरे के लिए भी टीके लगाए जाते हैं। यानी जो हमें बच्चे को जो टीके लगवाने होते हैं ना वो सारे आंगनबाड़ी में उपलब्ध होते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य की जांच, छोटी मोटी बीमारियों का उपचार तथा संदर्भ सेवाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जो होती है ना, आशा कार्यकर्ता जो दाई ये होते हैं, नियमित अंतराल में। अभी जीरोपैथेल्मिया क्या है? जीरोपैथेल्मिया एक ऐसी बीमारी है, जीरोपैथेल्मिया एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें आंखों में परिवर्तन होने लगते हैं। इसे शुष्काशिपाक भी कहते हैं। भारत में 150 लाख अंधे लोगों में लगभग 1/3 लोग इसी बीमारी से अंधे हुए हैं। वैसे तो यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, परंतु 3 से 4 वर्ष के बच्चों में यह बीमारी ना ज्यादा मिलती है और भयंकर भी होती है। इसके नैदानिक लक्षण निम्न प्रकार है। अब क्या है कि हमारे इंडिया में जितने भी अंधे लोग हैं उसमें से जो 150 लाख अंधे लोग हैं उसमें से लगभग 1/4 लोग जीरोपैथेल्मिया के कारण ही अंधे हुए हैं या उनको कोई ना कोई जीरोपैथेल्मिया की शिकायत है। अब इसके नैदानिक लक्षण कौन कौन से हैं? रतौंधी, रतौंधी अर्थात रात का अंधापन, यह जीरोपैथेल्मिया का प्रारंभिक लक्षण है। इसमें व्यक्ति को कम रोशनी और अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। इसे विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग नाम दिए जाते हैं, परंतु सबसे ज्यादा इसे रतौंधी कहा जाता है। दूसरा, कंजेक्टिवा जीरोसिस या कंजेक्टिवा का सूखना। अब ग्रीक भाषा में इसका अर्थ है सूखना, इसलिए इसका नाम कंजेक्टिवा का सूखना रखा गया है। हमारी आंखों को ढकने वाली बाहरी पतली पारदर्शी परतदार सफेद और आर्द्र रंग की होती है वो परत, परंतु जीरोपैथेल्मिया में यह कंजेक्टिवा जो होती है वह बदरंग, सूखी और चमकहीन हो जाती है और कई बार तो आंसू भी इसे गीला नहीं कर पाते और इतनी सूख जाती है। तो ये एक बीमारी है, ये भी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, बिटोट बिंदु। बिटोट बिंदु में क्या होता है? इस बीमारी में कंजेक्टिवा में सफेद भूरे रंग के त्रिभुज आकार के सूखे धब्बे दिखाई देने लगते हैं और आंखों कानों की तरफ बढ़ी हुई, आंखें जो होती है ना कानों की साइड बढ़ी हुई दिखाई देने लगती है। कभी कभी जैसे काजल लगाते हैं तो यह स्पॉट जो काजल का रंग ले लेता है और काला दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या काफी मतलब बच्चों को काजल लगाने की ये कहते हैं ना प्रचलन है। छोटे बच्चों को काजल लगाते हैं और अगर छोटे बच्चे या लड़कियां भी काफी लगाती है काजल, तो उन्हें अगर ये जो बिटोट बिंदु की प्रॉब्लम है तो काजल क्या करता है? काला रंग दे देता है उस त्रिभुज के आकार को और काला दिखाई देता है। यद्यपि यह शुरुआती लक्षण अंधता नहीं है, परंतु चेतावनी है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो अंधता हो जाएगी। कॉर्निया का सूखना। चौथा, कंजेक्टिवा की भांति कॉर्निया भी आर्द्र और चमकदार होता है। विटामिन ए की कमी के कारण यह सूख जाता है और कांच के चूरे जैसा दिखाई देता है। इसका उपचार तुरंत विटामिन ए की खुराक देकर किया जाना चाहिए। अगर समय पर इसका उपचार सही से नहीं हुआ तो आंखों में अल्सर बन जाते हैं और सूखकर पपड़ी बनकर उतरते हैं और उस जगह ना सफेद सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो कि फिर बाद में मोतियाबिंद या ल्यूकोमा कहलाते हैं। एक शालापूर्व बच्चे की मां को जीरोपैथेल्मिया के उपचार के लिए हम निम्न सलाह देंगे। ये हमें इसमें खैर लिखना नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि बच्चे को जो सेहत है उसका ध्यान रखना चाहिए। इस बीमारी का कारण है विटामिन ए की कमी, तो विटामिन ए की खुराक दिलवाएं। हरी पत्तेदार सब्जी, पालक, चौलाई, पीले नारंगी सब्जियां, फल, सीताफल, गाजर, पपीता, नारंगी आदि जो भी चीजें विटामिन ई देती हैं वो सबका सेवन बच्चे के लिए जरूरी है। उनको ये समझाना है। साथ साथ हर 6 माह के बाद विटामिन ए की खुराक दिलवानी चाहिए।
सरकार ने भी इसके लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। दवा आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्वास्थ्य केंद्रों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है और जैसे भी संभव हो विटामिन ए की पूर्ति की जानी चाहिए ताकि जीरोपैथेलमिया को रोका जा सके। नेक्स्ट हमारा 5वां प्रश्न आ गया, वृद्धि अनुवीक्षण की परिभाषा बताइए। छोटे बच्चे में वृद्धि की निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाले जो वृद्धि चार्ट है उसका वर्णन कीजिए। वृद्धि अनुवीक्षण क्या है? वृद्धि अनुवीक्षण या अनुवीक्षण का अर्थ है निगरानी रखना। वृद्धि अनुवीक्षण का आशय क्या है? वृद्धि की नियमित जानकारी रखना, एक निर्धारित समय में या उस दौरान भार में परिवर्तन पर निगरानी रखना वृद्धि अनुवीक्षण कहलाता है। इसके अंतर्गत नियमित रूप से भार लेना, भार को ग्राफ पर अंकित करना, बच्चे के वृद्धि परिवर्तन का विश्लेषण करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इससे मिले परिणामों द्वारा मां को उचित सलाह देकर उपचार के तरीके बताकर अनुवृत्ति कार्यवाही करी जा सकती है। समन्वित बाल विकास सेवाएं कार्यक्रम जो है उसके अंतर्गत या जो आंगनबाड़ी होते हैं ना उसके अंतर्गत वृद्धि अनुवीक्षण की परिभाषा निम्नलिखित है। वृद्धि अनुवीक्षण वृद्धि का नियमित रूप से मापन है जिससे माता पिता अपने बच्चे में वृद्धि के होने या न होने का पता लगा सकते हैं तथा बच्चों को नियमित रूप से वृद्धि के लिए उसे स्वस्थ रखने के लिए उचित व व्यावहारिक सलाह या निर्देशन दे सकते हैं। अभी छोटे बच्चों में क्या है, बार बार रोग या संक्रामक जो संक्रमण है उसकी पहचान के लिए वृद्धि अनुवीक्षण जरूरी है। इसके रिकॉर्ड के लिए वृद्धि चार्ट का प्रयोग किया जाता है। वृद्धि चार्ट में भार को आयु के अनुरूप अंकित किया जाता है ताकि ग्राफ पर वृद्धि मानक भार से तुलना कर सके। अतः समय समय पर भार में आए परिवर्तनों को अंकित करना व्याख्यायित करने की जो साधन होता है वह वृद्धि चार्ट कहलाता है। वृद्धि चार्ट किस तरह का होता है? बाईं तरफ एक कॉलम होता है जिसमें बच्चे का नाम, लिंग, माता पिता का नाम आदि लिखा जाता है। लंबवत खड़ी रेखाओं में बच्चों की आयु को दर्शाया जाता है। क्षैतिज या तिरछी रेखाएं और भार को दर्शाती है। चार्ट पर बच्चे के वजन व उम्र के अनुसार वक्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। यदि बच्चे का भार कम हो तो वह मंद या मध्यम कुपोषण माना जाता है और मानक भार से 50% से कम वजन हो तो वह गंभीर कुपोषण माना जाता है। इस प्रकार चार्ट में वृद्धि से संबंधित सभी सूचनाएं एकत्रित की जाती है ताकि समय रहते बच्चे में जो भी संक्रमण या कमियां हैं उनकी भरपाई की जा सके। अब ना वृद्धि चार्ट देखो कुछ इस तरह से होता है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट ले लेना और आप ये बना सकते हो वृद्धि चार्ट। तो इसमें सारी चीजें अंकित है, वजन, भार, आयु और ऊपर ये इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अभी हमारा प्रश्न संख्या 6 आ गया। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखिए। खाद्य वर्ग और उनका प्रयोग। पहला खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक ही कई खाद्य पदार्थ ना ऐसे होते हैं जो एक ही पोषक तत्व प्रदान करते हैं और उनका कार्य भी लगभग समान होता है। जैसे दूध, अंडा, मांस आदि ये सारे के सारे प्रोटीन देते हैं। अतः इनको जब भी साथ में खाएंगे तो इनको जो भी हम ग्रहण करेंगे ना तो ये जो भी पोषक तत्व देते हैं उनकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाएगी और किसी दूसरे की कम हो जाएगी। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने के लिए खाद्य वर्गों का निर्धारण जरूरी हो जाता है। भोजन के 3 प्रमुख शरीर क्रियात्मक कार्य हैं। पहला ऊर्जा प्रदान करना, शारीरिक वृद्धि में सहायक और रोगों से बचाव व शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाना। इसी आधार पर 3 खाद्य वर्ग बनाए गए हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला खाद्य वर्ग है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। इसमें कौन कौन से? इस वर्ग में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थ आते हैं। पहला कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ, कै, अनाज, जड़ व कंदमूल। अब कार्बोज की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ ये ख में आएगा, चीनी, गुड़ आदि। तीसरा वसा की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ जैसे वसा, तेल या फिर वो सारे अनाज जिनसे तेल निकलता है ना वो वाले। अब इसका कार्य व प्रयोग क्या है?
इससे कार्बोज व वसा प्राप्त होते हैं। अनाज में कुछ मात्रा में प्रोटीन, विटामिन व खनिज लवण भी मिल ही जाते हैं। घी, तेल में भी कुछ वसा, विलय, विटामिन मिलते हैं। अतः इस खाद्य वर्ग का प्रयोग मुख्यतः कार्बोज, ऊर्जा आदि के लिए होता है। वर्ग 2, शारीरिक वृद्धि में सहायक खाद्य पदार्थ। इस वर्ग में प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ आते हैं। इनमें निम्न खाद्य पदार्थ कौन कौन से? दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, मांस व मांस से बने पदार्थ, अंडे, दालें, मछली, गिरीदार फल व तिलहन। इस वर्ग का खाद्य वर्ग का प्रयोग शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। तीसरा वर्ग कौन सा? रोगों से बचाव व शरीर की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायक खाद्य वर्ग। ये कौन कौन से हैं? खनिज, लवण, विटामिन से परिपूर्ण जो होते हैं ना, वो वाले। अब इनके अंदर कौन कौन से? पीले नारंगी फल, सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी, अन्य फल, केला, आलू बुखारा आदि। सब्जियां कौन कौन सी? हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों। पीले नारंगी रंग की सब्जियां जैसे गाजर, सीताफल। अन्य सब्जियां भिंडी, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी आदि। ये सब खाद्य पदार्थ जो बीटा कैरोटीन, विटामिन सी व खनिज लवण के स्रोत होते हैं। प्रश्न 6 का ख भाग है, स्तनपान कराने के लाभ। अब क्या क्या कहा जाता है कि माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। स्तनपान कराने के अनेक लाभ है जो निम्नलिखित हैं। पहला, माता को जन्म के जो 3-4 दिन तक जो पीला द्रव रूपी दूध निकलता है वह शिशु को जरूर पिलाना चाहिए। यह बच्चे के लिए अमृत के समान होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसके निम्नलिखित फायदे। इसके क्या क्या फायदे हैं? यह पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसे जीवन रक्षक गुण प्राप्त होते हैं। इसे जीवन रक्षक गुण होते हैं, यानी बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है। यह रोग प्रतिरोधक कारक व श्वेत रक्त कणिकाएं जो होते हैं इसमें काफी मात्रा में होते हैं। इसमें वृद्धि कारक पदार्थ भी होते हैं। दूसरा, स्तनपान का क्या महत्व है? माँ का दूध संपूर्ण व संतुलित आहार है। इससे शिशु को सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में मिलते हैं। माँ का दूध बच्चे के कोमल पाचन तंत्र के अनुकूल होता है। इसमें लैक्टाब्यूमिन प्रोटीन होता है जो शिशु आसानी से पचा सकता है। चौथा, माँ का दूध बच्चे के अंगों की परिपक्वता के लिए लाभदायक है। उसके बाद इसमें मिलावट नहीं होती है, शुद्ध होता है, क्योंकि ये ना सीधा माँ पिला रही है तो ये शुद्ध होता है। माँ का दूध आर्थिक दृष्टि से भी लाभदायक है, क्योंकि इसे ना कहीं से खरीद के नहीं लाना पड़ता पैसे दे के। शिशु को संक्रमण व भोजन से होने वाले संक्रमण से रक्षा करता है कि बच्चे को अगर हम बाहर का दूध या खाना ना खिलाएंगे तो बच्चा बीमार हो सकता है, उसमें कुछ मिलावट हो ना, और ऐसे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा क्योंकि शुद्ध दूध है। आप इन पॉइंट के अंदर भी 1-1, 2-2 लाइनें इन्हीं लाइनों की, इन पॉइंट की 1-1, 2-2 लाइनें मिला के लगा सकते हैं अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो। स्तनपान से माता व शिशु दोनों में भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं, क्योंकि जैसे माँ ना गोद में लेती है बच्चे को, गोद में लेके दूध पिलाती है, उससे बात करती है, तो इस तरह से ये भावात्मक संबंध स्थापित होते हैं। इस प्रकार माँ के दूध अर्थात स्तनपान के अनेक लाभ हैं। अभी 6 का ग भाग है, गर्भावस्था के दौरान खतरे के कारक। गर्भावस्था के दौरान स्त्री के अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है। इस समय गर्भवती स्त्री को इस अवस्था के दौरान सिखाया जाता है कि अगर उसे कुछ खतरे के कारक या चिन्ह दिखाई दे तो वह तुरंत उनका उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। इन खतरों के कारकों से उसे भयभीत नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी जानकारी शीघ्र स्वास्थ्य कार्यकर्ता को या डॉक्टर को देनी चाहिए। अब ये खतरे के कारक क्या क्या है? गर्भावस्था के दौरान योनि से रक्त स्राव, चाहे वह कितना कम हो या ज्यादा हो ना, तुरंत ज्यादा हो तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते, कम में नहीं जाते, तो ये सही नहीं है। दूसरा, चेहरे व अंगुलियों में सूजन, दृष्टि से अस्पष्टता, चेहरे व अंगुलियों में सूजन, दृष्टि में अस्पष्टता, पेट में दर्द रहना, शीत व ज्वर रहना, निरंतर सिर में तेज दर्द रहना, योनि से अचानक तरल पदार्थ का बहना, आंखों में पीलापन आ जाना, लगातार उल्टी आना, गर्भ का हिलना डुलना रुक जाना। अब गर्भावस्था में उच्च खतरे वाली गर्भवती स्त्री जो होती है ना, जिसको शुरू से डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनको इस पे अधिक ध्यान देना होता है ताकि समय रहते माँ व गर्भ दोनों को सुरक्षात्मक दृष्टि से प्रयास किए जा सके, दोनों की जान बचाई जा सके ना, इसलिए। अब इसका घ पार्ट है, ICD
के दौरान प्रदान की जा रही सेवाएं। अब इसमें ना कंफ्यूज ही होना है, कई सोचते हैं ICDS क्या है। ये हमें अगर कोई पूछे ना एग्जाम में, आंगनबाड़ी के कार्य या आंगनबाड़ी के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाएं, ये सेम आंसर आएगा। तो हमें लिखना है ICDS यानी समन्वित बाल विकास सेवा एक पूरक आहार कार्यक्रम है। इसका प्रारंभ 1975 में हुआ था। इसका प्रमुख उद्देश्य सभी सेवाओं को एक स्थान पर उपलब्ध कराना है और माँ व शिशु को एक जैविक इकाई के रूप में देखना है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली जो सेवाएं हैं वे निम्नलिखित हैं। पहला, पूरक पोषण। ये सेवा प्रमुख रूप से किस लिए है, प्रमुख है क्योंकि इसके अंतर्गत सभी जो निर्धन घर के बच्चे व गर्भवती स्त्रियां, स्तनपान कराने वाली महिलाएं ना, इसकी पहचान करें। अब इसमें जरूरी नहीं गरीब ना हो और वो गर्भवती हो, बट साधारण परिवार से हो, वो भी आंगनबाड़ी से सेवाएं ले सकती है। इनका सर्वेक्षण किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र में पूरे साल पूरक आहार बनाया जाता है ताकि गर्भवती जो महिला है उसे और शिशु या बच्चे को पोषण की कोई भी कमी ना हो। भिन्न भिन्न राज्यों में पूरक आहार भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे अगर हरियाणा में है तो यहाँ का कोई भी खाद्य पदार्थ मिलेगा या बटेगा, अगर राजस्थान में है तो वहां का कोई लोकल, या हर जगह हिमाचल में है तो वहां का कोई लोकल। तो ये सब अलग अलग इसमें भिन्नता होती है। इसके अंतर्गत पोषण युक्त खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया जाता है। पोषक तत्व जैसे विटामिन A, लौह तत्व, फोलिक अम्ल की जो गोलियां ना वो मिलती है, आयोडीन युक्त नमक आदि भी इसके तहत दिया जाता है। बच्चों का और गर्भवती का भार भी मापा जाता है ताकि कुपोषण का पता लगाया जा सके। टीकाकरण, अब इसमें टीकाकरण भी होता है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जो टिटनेस के टीके लगते हैं ना वो लगाए जाते हैं। सभी शिशुओं को संक्रामक रोग जैसे टिटनेस, काली खांसी, गलघोटू, पोलिया, क्षय रोग आदि के प्रतिरोधी टीके लगाए जाते हैं। खसरे के लिए भी टीके लगाए जाते हैं। यानी जो हमें बच्चे को जो टीके लगवाने होते हैं ना वो सारे आंगनबाड़ी में उपलब्ध होते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य की जांच, छोटी मोटी बीमारियों का उपचार तथा संदर्भ सेवाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वास्थ्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता जो होती है ना, आशा कार्यकर्ता जो दाई ये होते हैं, नियमित अंतराल में इनके पास छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए सामान्य दवाई होती है। जैसे पैरासीटामोल, विटामिन की खुराक, ORS, ये सब वहां पे उपलब्ध होता है। तो इन बीमारियों का उपचार यहीं पे हो जाता है। लेकिन अगर ना बीमारी कुछ गंभीर हो तो हॉस्पिटल भेजा जाना पड़ता है। वृद्धि अनुवीक्षण, अब इसके अंतर्गत बच्चों की शारीरिक वृद्धि व भार, लंबाई आदि का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह वृद्धि चार्ट के द्वारा मापा जाता है ताकि अगर किसी बच्चे का वजन उम्र से कम हो तो उसके लिए वे माता पिता को कुछ उपाय सुझा सकें। पांचवा, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा के अवसर। अब आंगनबाड़ी में ये नहीं है कि सिर्फ ये पूरक आहार ही मिलता है। यहाँ पे क्या 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना है और कठिन पाठ्यक्रम के स्थान पर मनोरंजक व रुचि के अनुसार उन्हें सिखाया जाता है। वैसे तो आंगनबाड़ी में औपचारिक पाठ्यक्रम नहीं होता, पर आजकल कई लोग क्या है, माता पिता चाहते हैं कि बच्चे को कुछ AIEE या वर्णमाला या जो संख्या नहीं होते 1 2 3 4 कुछ सिखाया जाए। तो इसलिए आजकल थोड़ा बहुत ये लोग सिखाने लग गए हैं। पोषण व शिक्षण, इसके अंतर्गत गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिला, किशोरी, इनके लिए पोषण व स्वास्थ्य शिक्षण की योजना बनाई जाती है जो इनमें जागरूकता लाती है। तो इसमें क्या है, इनको महिलाओं या किशोरियों को बुलाया जाता है, एक सभा आयोजित की जाती है व्याख्यान टाइप में, और उनको उस बारे में जानकारी दी जाती है कि ये सीखें और खुद भी जागरूक हो और किसी जैसे अपने आसपास कोई और हो उन्हें भी जरूरत हो तो जागरूक कर पाए। इस प्रकार ICDS की सभी सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 7 का क भाग है, पूरक आहार से क्या अभिप्राय है, यह कब देना चाहिए और क्यों। अब पूरक आहार क्या है, हम लिख देंगे, माँ के दूध के अलावा शिशु को दिया जाने वाला आहार या खाद्य पदार्थ पूरक आहार कहलाते हैं। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे अधिक पोषण की जरूरत होने लगती है क्योंकि अब उसका विकास होने लगेगा। अतः वृद्धि व विकास के लिए माँ के दूध के अतिरिक्त भी अन्य खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व उसे चाहिए, तो जिसके लिए उसे खाद्य पदार्थ दें। अन्य खाद्य पदार्थ देंगे तो खाद्य पदार्थ क्या हो सकते हैं, उबले हुए आलू, केला, दाल का पानी, मसले हुए चावल, सब्जियों का सूप आदि। इससे शिशु को जरूरत के अनुसार पोषण प्राप्त होगा। अतः माँ के दूध के साथ साथ जो अतिरिक्त खाद्य पदार्थ हम शिशु को देते हैं वही पूरक आहार कहलाता है। पूरक आहार कब देना चाहिए, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तब
स्तन्य मोचन या पूरक आहार की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाती है। कई कई परिवारों में तो ना इसे अन्नप्राशन के नाम से उत्सव की तरह भी मनाया जाता है कि बच्चे का अन्नप्राशन है, तो एक फंक्शन किया जाता है। यह एक क्रमिक क्रिया है जो 6 माह से प्रारंभ होकर तब तक चलती है जब तक बच्चा माँ का दूध पीना बंद कर देगा। प्रारंभ में बच्चा माँ के दूध से सारी जरूरतें पूरी कर सकता है, पर बाद में अनेक पोषक तत्व हैं जो माँ के दूध से उसे नहीं मिल पाते हैं, अतः पूरक आहार देना प्रारंभ कर दिया जाता है। चूंकि बच्चे के शरीर में जन्म से ही लोहा व विटामिन सी संचित होते हैं और दूध से उसे कम मिलता है, लेकिन वो इतने होते हैं कि 4-5 माह तक तो चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या शरीर में उनकी कमी आती है। इसलिए पूरक आहार बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। और संचित विटामिन सी व लोहा जो होता है 4-5 माह तक खत्म हो जाते हैं। 5-6 माह के बाद शिशु को इसके लिए पूरक आहार की जरूरत होती है। इस प्रकार पूरक आहार बच्चे के उचित वृद्धि एवं विकास में सहायक है, परंतु पूरक आहार के साथ ही बच्चे को स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए, क्योंकि इसका भी शिशु के विकास में योगदान होगा और फायदेमंद भी होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 6 माह की आयु से पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। अभी प्रश्न संख्या 7 का ख भाग है। एक 9 माह के शिशु को दिए जाने वाले एक पूरक आहार के बारे में बताइए। इन आयु वर्ग वाले शिशु के लिए आपने जो जिन आहार का चयन किया उसका तर्काधार भी बताइए। तो ये सब अलग अलग भी हो सकता है, जैसे मैंने जो बनाया आप उससे अलग भी बना सकते हैं। आप इनमें कुछ चीजें और मिला के कुछ और भी बना के दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने बनाया है ये मेरे विचार है। आप लोग बनाओगे आप अपने विचार से भी लिख सकते हो। हाँ, इसकी हेल्प ले सकते हो कि इस टाइप से हमें बनाना है। तो 9 माह का शिशु चूंकि वह सब खा सकता है जो परिवार में सब लोग खाते हैं, परंतु वह अधिक ठोस या पाचन में भारी नहीं होना चाहिए। अतः एक 9 माह के शिशु के लिए हम कई प्रकार के पूरक आहार बना सकते हैं। जैसे कि बच्चा 9 महीने का हो गया तो वो सब कुछ चीजें खा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं हो ना कि उसके लिए भारी हो पचाने में। तो इसलिए हम जो उसे दे सकते हैं वह चपाती, खिचड़ी, सब्जियां, फल, दाल, चावल इत्यादि, उपमा दे सकते हैं आदि। हम यहाँ शिशु के लिए पूरक आहार के रूप में दाल चावल का चुनाव करेंगे, जो हमें उसे दोपहर के समय या रात के समय खिला सकते हैं। हमें एक टाइम का बताना है तो ये दाल चावल बनाएंगे, हर बच्चे के लिए उत्तम रहेगा। मेन्यू चावल उबले हुए 20 ग्राम, दाल पकी हुई है उबली हुई 15 ग्राम। और इसमें हम ना मसाले ज्यादा ना डालें, और अगर आप लोग चाहो तो इसमें लिख सकते हो कि हम जैसे दाल बॉयल करेंगे तो हम उसमें कुछ सब्जियां भी डाल सकते हैं। अब इसका तर्काधार क्या, हमने शिशु के लिए पूरक आहार की योजना बनाते समय आहार के रूप में क्या चुना, दाल चावल को चुना है, क्योंकि दाल चावल दोनों ही बच्चे के द्वारा बिना किसी परेशानी के खा सकता है बच्चा। दाल से उसे प्रोटीन मिलेगा, चावल से उसे ऊर्जा भी मिलेगी, जो इस समय उसकी वृद्धि और विकास दोनों में लाभकारी है। इसे पचाने में भी बच्चे को अधिक समस्या नहीं होती है, चूंकि दोनों ही पकने में के बाद मुलायम हो जाते हैं, तो इसे चबाने में भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके मसूड़े भी ना आरे होते हैं। वो काट तो सकता है लेकिन अच्छे से चबा नहीं पाता है, इसलिए सॉफ्ट खाना रहेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः आहार जल्दी भी बन जाता है, और दाल पकाने में जैसे घी मसाले वो सब लगते हैं तो उसे एक बहुमिश्रण का पोषण भी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, जो एक समय का मैंने यहाँ पे दाल चावल बनाया है। और दाल चावल का भी ये है कि मैंने प्लेन किया है, आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि हमने दाल में ये सब्जियां डाली जैसा मैंने बताया था। अब यहाँ पे हमारा ये सारे खत्म हो जाते हैं 7 प्रश्न। अब भाग ख और ग है। भाग ख और ग का आंसर ना आपको मेरे पिछले वीडियो में मैं ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। पिछले साल वाला जो मैंने असाइनमेंट डाला है उसमें से आप भाग ख और ग कर सकते हो, क्योंकि सेम वो ही रहता है इसमें, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी भाग ख और ग करने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।